अभी अभी इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत के आया है, एक हफ्ता भी ठीक से नहीं हुआ और जिम्बाब्वे से फर्स्ट मैच हार गया है। इतना इंपॉर्टेंट चीज शायद नहीं है, लेकिन हमारा कोई भी टीम जाए जिम्बाब्वे से तो हारना नहीं चाहिए। अच्छा, कल मैं इंटरनेट पे देख रहा था, बहुत लोग कह रहे थे कि देखो अभी विराट और रोहित ने छोड़ा है और विराट और रोहित के बिना टीम का हाल देखो, जिम्बाब्वे से हार गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बकवास बात है। ठीक है, क्योंकि आप ये सब बातें करके हमारे यंगस्टर पे प्रेशर नहीं डाल सकते हो और एक मैच या फिर एक सीरीज के बेसिस पे आप ये सब चीज नहीं कह सकते हो। इस लॉजिक से तो जब विराट और रोहित तीनों फॉर्मेट से रिटायर ले लेंगे, इंडियन टीम को क्रिकेट खेलने ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विराट और रोहित के बिना तो हमसे कुछ नहीं होगा। हम श्रीलंका नहीं है कि संगकारा, जयवर्धने, मुरलीधरन ये सब छोड़ देंगे तो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हम अच्छे करेंगे। एक मैच के बेसिस पे बकवास करना बिल्कुल भी मतलब बनता ही नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत बिग शूज टू फिल, लेकिन टाइम दो, बस एक ही मैच हुआ है। आप प्रीव्यू वीडियो पे आते हैं, प्रीव्यू वीडियो पे मैंने ये चीज साफ साफ कहा था कि टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि हरारे का जो रिकॉर्ड है वो यही कहता है कि पिच टाइम के साथ स्लो होता जाता है। एज द मैच प्रोग्रेसेस द पिच गेट स्लोअर। ठीक है, अगर आप स्टैट्स भी देख लो, मैंने शायद कहा था कि फर्स्ट इनिंग्स पे एवरेज बैटिंग स्कोर है 155 और सेकंड इनिंग्स पे एवरेज बैटिंग स्कोर है 136 कुछ। मतलब साफ साफ पता लगता है कि पिच सेकंड इनिंग्स पे स्लो हो जाता है। फिर भी शुभमन गिल टॉस पे कहता है कि मुझे लगता है कि पिच सेम ही रहेगा और टॉस जीत के फील्डिंग चुनता है। अगर इंडिया कल मैच जीत भी जाता ना, फिर भी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कि टॉस जीत के फील्डिंग क्यों लेना है। एक छोटे टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, आप टॉस जीत के बैटिंग करो ना, फुल फ्रीडम के साथ बैटिंग करो। फुल फ्रीडम के साथ बैटिंग करो, दिमाग में कुछ प्रेशर ही नहीं होगा। इस पिच पे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टॉस जीत के फील्डिंग करना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट गलती तो इंडिया ने यही किया है। प्लेइंग 11 जो हमने कहा था वही था, सेम था, नो ब्रेनर। साई सुदर्शन, देशपांडे और हर्षवर्धन नहीं था, सबको पता था नहीं होंगे। अब जिम्बाब्वे के बॉलिंग का मैं एनालिसिस करके कुछ, जिम्बाब्वे की बैटिंग का एनालिसिस करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता था जिम्बाब्वे 100 110 ऐसे कुछ करेंगे। ठीक है, पहली ओवर पे मुकेश एक विकेट ले लेता है। खलील भी अपने दूसरे ओवर पे एक विकेट लेने वाला था, लेकिन आवेश ने एक इजी कैच छोड़ दिया है। इजी कैच, चाहे आप किसी के साथ भी खेलो, अगर कैच इतना इजी हो ना तो आपको पकड़ना चाहिए। आप लाइटली नहीं ले सकते हो, आप इतना गंदा फील्डिंग कर नहीं सकते हो। हालांकि खलील भी बहुत ही खराब फील्डर है, खलील भी शायद उधर होता तो कैच छोड़ देता, लेकिन आप ऐसे फील्डिंग एफर्ट नहीं कर सकते हो कि यार ये तो जिम्बाब्वे है, कितने रन बनाएंगे, हम तो ऐसे ही बना लेंगे। बहुत ही लाइट लिया है आवेश ने उस कैच को। पहले 10 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर था 69 फॉर 3 और मुझे लगा कि अच्छा स्कोर था। इस पिच पे 69 अगेंस्ट इंडिया फॉर ओनली विथ लॉस ऑफ 3 विकेट्स, अच्छा स्कोर था। लेकिन उसके बाद आवेश आके एक ही ओवर में 2 विकेट लेके जाता है। फिर जब दोनों एंड से स्पिनर्स आ गए थे, एक तरफ से सुंदर, दूसरी तरफ से रवि बिश्नोई, जिम्बाब्वे से बैटिंग ही नहीं हुआ। और जो एक बात इधर नोटिस करने का है वो है कि रवि बिश्नोई ना, वो ऐसा लग रहा था कि उसका स्टॉक डिलीवरी है गुगली। लेग स्पिन वो ओवर में एक दो डालता है, लेग स्पिन वो बैट्समैन को डिसेप्ट करने का डालता है। हर एक बॉल गुगली था, एक एक ओवर में 5 5 6 6 गुगली डाल रहा था। जिम्बाब्वे के बैट्समैन है तो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स, इनको इतना तो समझना चाहिए था कि अगर हमें हाथ से पढ़ना नहीं आ रहा है, दिमाग तो है हमारे पास, हर एक बॉल गिर के अंदर आ रहा था, हर एक बॉल गुगली था। कल शायद रवि विष्णु ने 95% बॉल गुगली डाला है। एक एक ओवर में मैं आपको कह रहा हूं ना, 5 5 6 6 गुगली डाल रहा था। तो एज ए बैट्समैन, जिम्बाब्वे के पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूं, एज ए बैट्समैन आपको मेंटली ये सोचना चाहिए था कि मैं हाथ दिखूंगा ही नहीं, मैं रवि बिश्नोई को एज एन ऑफ स्पिनर ट्रीट करूंगा। जैसे ऑफ स्पिनर का बॉल गिर के अंदर आता है, विद द स्पिन आपको खेलना पड़ता है, वही करो ना। रवि बिश्नोई का बॉल अंदर आ रहा है, गुगली डाल रहे हैं, बार बार गुगली डाल रहे हैं, आप उसको एज एन ऑफ स्पिनर ट्रीट करो। आप इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर हो, हर एक बॉल गुगली था, हर एक बॉल पे आउट हो रहे थे लोग। मतलब इतना खराब बैटिंग। अगर ओवर में 4 लेग स्पिन 2 गुगली होता, उस पर आप डिसीव हो जाते हो, अलग बात है। हर एक बॉल गुगली था, फिर भी आपसे बैटिंग नहीं हो रहा था। 4 विकेट लेके गया रवि बिश्नोई। हालांकि एक टाइम पे जिम्बाब्वे का स्कोर 90 फॉर 9 था और लगा था शायद 100 में भी नहीं जाएगा, फिर भी 115 तक पहुंचा है, जो उस टाइम से अच्छा रिकवरी था। 90 फॉर 9 टू 115 लास्ट विकेट पार्टनरशिप, बहुत अच्छा स्कोर है। अब मुझे लगा कि हम 17 18 ओवर में 4 विकेट 3 4 विकेट खो के चेस कर लेंगे आराम से। और मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं एक बैट्समैन को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था कल के मैच पे, इसलिए मैंने पूरा मैच देखा है, वो था अभिषेक शर्मा। अब इधर मेरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा बायस्ड रहेगा रिव्यू, क्योंकि देखो
आपको एक चीज समझाता हूं, मुझे अभिषेक शर्मा ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। पहला ओवर था, ऑफ स्पिनर आया था और पहली ओवर पे अभिषेक शर्मा डक पे आउट डेब्यू पे। पहली बार नहीं है क्योंकि कोई बड़ा बैट्समैन डेब्यू पे डक पे आउट हुआ है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया अभिषेक शर्मा ने। मैं क्यों आपको समझाता हूं क्यों। अभिषेक शर्मा का नेचुरल गेम ही ये है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, वो हाई रिस्क क्रिकेटिंग शॉट ही खेलता है। अभिषेक शर्मा का सिलेक्शन ही इसी बेसिस पे हुआ है क्योंकि वो क्रिकेट इस तरीके का खेलता है। उसका सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं हुआ कि वो बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छे शॉट खेलते हैं। उसका सिलेक्शन इसी बेसिस पे हुआ है कि वो ऐसा अंधाधुंध बैटिंग करता है। ठीक है, तो कभी ना कभी तो अभिषेक शर्मा फेल होगा ऐसा शॉट खेलते हुए। और जिस बॉल पे अभिषेक शर्मा आउट हुआ है वो हाफ पिच पे गिरा था बॉल, वो मारने का ही बॉल था। शायद अभिषेक शर्मा को बैकफुट पे रह के कट करना चाहिए था, लेकिन वो मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारना जाता है, टाइमिंग कर नहीं पाता है और आउट हो जाता है। लेकिन मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूं क्योंकि अभिषेक शर्मा का माइंडसेट क्लियर था कि मेरा सिलेक्शन ही इसीलिए हुआ है और मुझे यही करना है। मुझे टारगेट क्योंकि कम है इसलिए मुझे अपना गेम चेंज नहीं करना है। जो जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो मेरा नेचुरल गेम है, मैं वही करूंगा। बस एग्जीक्यूशन थोड़ा सा खराब हो गया, बाकी सब सही था। वो बॉल मारने वाला बॉल ही था, वो डिफेंस करने वाला बॉल नहीं था, आधे पिच का बॉल था। बस टाइमिंग नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभिषेक शर्मा से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूं। अभिषेक शर्मा का करियर लंबा भी होगा तो ऐसे विकेट जाते हुए आप बहुत बार देखोगे, हर एक बार वो रन नहीं बनाएगा। लेकिन इसके बाद जो बाकी बैट्समैन आया ना, उनको मैं क्रिटिसाइज करूंगा। ऋतुराज गायकवाड़, पहले ओवर पे जब अभिषेक आ गया, ऋतुराज आया नंबर 3 पे, एक जो कवर ड्राइव मारा, इतना खूबसूरत कवर ड्राइव था, मतलब आप टीवी में देख के खड़े हो जाओ, इतना खूबसूरत था। उसके बाद 7 रन बना के आउट, शायद 9 बॉल पे 7 रन बनाए। बॉल बेहतरीन था, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिस लेंथ पे बॉल गिरा है, फिर थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव किया है, ऋतुराज ना बैकफुट पे गया ना फ्रंट फुट पे आया, एज और स्लिप पे अच्छा कैच पकड़ा है। हर एक पेसर का ना, हर एक फास्ट बॉलर के लिए ड्रीम होता है ऐसा डिलीवरी और ऐसा विकेट लेना। मतलब जिस लेंथ पे बॉल गिरा है वो विकेट टेकिंग डिलीवरी था, नो डाउट। लेकिन ऋतुराज को एक चीज समझना पड़ेगा, अगर ऋतुराज को इंडिया की टीम में जगह बनाना है तो उसको कंस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ऋतुराज शुभमन गिल नहीं है कि शुभमन गिल अगर इस 5 मैच में से एक मैच में भी हाफ सेंचुरी मारते ना, तो शायद जब मेन टीम आएगा उसमें भी शुभमन गिल जगह बना लेगा स्क्वाड में। ऋतुराज नहीं बना पाएगा 5 मैच सीरीज में से, 5 मैच की सीरीज में एक मैच पे रन बना के। ऋतुराज को ये समझना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऋतुराज के फैंस इंटरनेट पे डालते रहते हैं कि ऋतुराज को बैक क्यों नहीं करते, ऋतुराज इससे बेटर चांसेस डिजर्व करते हैं। क्यों करे बैक? जब आपको एक एक दो दो मैच खेलने का मौका मिल रहा है, आपको उधर रन बनाना पड़ेगा। ऋतुराज को समझना पड़ेगा कि टैलेंट्स बहुत सारे हैं, आपको किसी का मौका छीनना पड़ेगा। आपको बस अच्छा क्रिकेट खेल के मौका नहीं मिलेगा, आपको छीनना पड़ेगा किसी का मौका, और छीनने के लिए आपको फोड़ना पड़ेगा। जितने लिमिटेड मौका मिलेगा, जितना लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, उस पे आपको फोड़ना पड़ेगा। इसका एक प्राइम एग्जांपल है संजू सैमसन। संजू सैमसन इंडिया के लिए कब डेब्यू किया? शायद 2015 में डेब्यू किया था, ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए। 9 साल में संजू ने इंडिया के लिए कितना मैचेस खेले? 41 मैचेस शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 9 साल में संजू ने 41 मैचेस खेला है। इसका मतलब समझ रहे हो कि हर एक सीरीज में जिस जिस सीरीज में उनको मौका मिला है, एक दो मैच खेलने का मौका मिला है। संजू के फैंस रोते तो रहते कि जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू। क्यों संजू को मौका क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि 5 मैच का सीरीज होता था, संजू को एक मैच 2 मैच खेलने का मौका मिलता था, उस पर संजू हक देता था, फिर अगले सीरीज में ड्रॉप। सेम फॉर दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक का भी यही हाल था, पूरे साल में एक सीरीज में मौका मिलता था, उसमें एक दो मैच खेलने का मौका मिलता था, उसमें वो हक देता था। आपको समझना पड़ेगा, सबको सेम टाइप का बैकिंग नहीं मिलता है। जितना बैकिंग शुभमन गिल को मिलेगा शायद उतना ऋतु को नहीं मिलेगा। जो भी लिमिटेड चांसेस है उसमें रन बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं जब स्क्वाड एनालिसिस हुआ था, मैं कहा था कि संजू सैमसन के लिए ये वाला सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर संजू को T20 में परमानेंट जगह बनाना है ना, हर एक मैच पे अच्छा रन बनाना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर कंप्लेन ही करते जाओगे। क्योंकि आप सोच लो ना, रेशियो देखो ना, 9 साल में 41 मैचेस। क्यों? क्योंकि हर एक साल में 2-3 सीरीज में वो सिलेक्ट होता था, उसमें उसको एक दो मैच खेलने का मौका मिलता था, उस एक दो मैच में वो सिंगल डिजिट पे आउट हो जाता था। इसलिए इसका ये हाल हुआ है। दिनेश कार्तिक का भी सेम है और ऋतुराज का भी सेम ही होगा अगर ये करेगा तो। बहुत ही डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस था ऋतुराज से, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड। जब आपको मौका मिल रहा है आप उसको कन्वर्ट करो। कल तो ऋतुराज के लिए आइडियल सिचुएशन था, 116 का टारगेट था। अगर ऋतुराज 50 बॉल खेल के 50 बना लेता ना, जिसके लिए वो फिट है, 50 बॉल खेल के 50 बनाना, अगर वो भी बना लेता 100 के स्ट्राइक रेट से और मैच जीता देता, तो लोग तारीफ करते कि ऋतुराज ने बहुत ही मैच्योर इनिंग्स खेला है।
इतना आइडियल सिचुएशन ऋतुराज को कभी मिलेगा ही नहीं T20 क्रिकेट में कि 100 स्ट्राइक रेट 90 की स्ट्राइक रेट से अगर बैटिंग करके जिता देता तो फिर भी लोग तारीफ करते। सबको सेम टाइप का बैकिंग नहीं मिलेगा। इसका एक प्राइम एग्जांपल है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अपने करियर के फर्स्ट 70 ओडीआई मैचेस 70 या 77 ऐसा कुछ अपने साल करियर के फर्स्ट 70 ओडीआई मैचेस पे रोहित शर्मा का एवरेज सिर्फ 30 का था। अब मेरे को एक बैट्समैन गिना दो जो प्रॉपर बैट्समैन है 30 की एवरेज के साथ 70 मैच खेल गया इंडिया के लिए। कोई है जो 70 मैचेस खेल गया एज प्रॉपर बैट्समैन 30 के एवरेज से? जो कपिल देव आजकल बोलते हैं ना कि रोहित शर्मा सेल्फलेस है, टीम इंडिया के लिए बैटिंग करते हैं, विराट कोहली बहुत उछलता है, वो कपिल देव एक श्रीलंका के सीरीज में जब रोहित शर्मा 5 मैच का सीरीज था उसमें रोहित शर्मा ने 3 डक बनाया था और बाकी 2 मैच में सिंगल डिजिट का स्कोर था। पूरे 5 मैच के सीरीज पे रोहित शर्मा ने 20 रन भी नहीं बनाया था एग्रीगेट, 3 डक था उसमें। तब कपिल देव कह रहे थे कि पोटेंशियल का क्या फायदा जब पोटेंशियल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं हो रहे, उस पोटेंशियल का क्या फायदा, रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देना चाहिए। एक कपिल देव के वर्ड्स थे एग्जैक्टली। फिर भी धोनी ने रोहित शर्मा को बैक किया है। तो सबको उस टाइम का इस हाथ मतलब इतना बैकिंग कभी नहीं मिलेगा। आप रोहित शर्मा नहीं हो। मनोज तिवारी जब रिटायर ले रहे थे क्या कहा मनोज तिवारी ने कि मैं रन बना के आया था, रोहित शर्मा के पास कुछ भी रन नहीं था फिर भी रोहित शर्मा को खिलाते थे, मेरे को बेंच करवाते थे। तो अगर आप सोच रहे हो ऋतुराज और संजू सैमसन कि आपको भी इतना बैकिंग मिलेगा, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। आप रोहित शर्मा नहीं हो, आप शुभमन गिल भी नहीं हो। तो कंपेयर करना छोड़ो, इंटरनेट पे बकचोदी नहीं चलेगा कि मौका नहीं मिलता है, जस्टिस फॉर ऋतुराज। जो मौका मिलता ना, अब एक मैच मिला, वो एक मैच जिता दो ना। मुझे तो ये डाउट है कि जब जसवाल आएगा ऋतुराज को टीम प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा भी कि नहीं। ऋतुराज आउट हुआ, फिर आया रियान पराग। रियान पराग ने भी डिसअपॉइंट किया यार। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था क्योंकि रियान पराग ने बहुत मैच्योर्ड बैटिंग किया था आईपीएल में, गेम को डीप लेके जाता था, मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करता। कल क्या विकेट थ्रो किया, वो विकेट टेकिंग डिलीवरी था ही नहीं। वो मिड ऑफ के ऊपर से मारने गया था, बैट घूम गया है, वो खेलने जा रहा था ऑफ के, बैट थोड़ा ऐसे, बैट का जो आप फिनिशिंग देखो वो लेग से भी जा रहा था, विकेट थ्रो करके गया है। बहुत ही फिर आया रिंकू सिंह, जिसको मैं सबसे सीनियर प्लेयर मानता हूं T20 में इस स्क्वाड में। शुभमन गिल से बेटर मैं रिंकू को मानता हूं। अगर पूरे बैटिंग लाइनअप पे देखो ना, अगर मुझे जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है वो है रिंकू सिंह। क्या शॉट खेला रिंकू ने, डक पे 0 बना के आउट। जिस लेंथ पे वो बॉल था, जितना हाइट रिंकू का है, वो शॉट नहीं बनता था, वो शॉट नहीं बनता था। ऊपर से शायद 120 मतलब स्लोअर वन था, 120 था शायद, 120 किलोमीटर पर आवर मिड विकेट के ऊपर से मारने का, पुल करने का ट्राई कर रहा था, टॉप एज और आउट। बहुत डिसअपॉइंट किया। अगर कल मुझे सबसे ज्यादा किसी ने डिसअपॉइंट किया वो है रिंकू सिंह, फिर ऋतुराज गायकवाड़, फिर रियान पराग। बाकी ध्रुव जुरल इन लोगों से मुझे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। ध्रुव जुरल के लिए बेहतरीन फील्ड सेट किया था, जो कैचिंग पॉइंट पे रखा था ना, कवर पे थोड़ा आगे खड़ा था वो। ध्रुव जुरल भी आउट। एक उम्मीद बचा था शुभमन गिल, लेकिन सिकंदर रजा का जो बॉल है जिसमें शुभमन गिल आउट है, वो बॉल आप एक बार देख लो। वो क्रॉस सीम पकड़ के इतना तेजी से डाला है ना, शुभमन गिल सरप्राइज हो गया था। वो आगे बढ़ गया तो उसको पता ही नहीं था कि इतनी तेजी के साथ वो ऑलमोस्ट पेसर्स कैसे डालते हैं। क्रॉस सीम के साथ इतना स्पीड से डाला ना, वो उसमें स्पिन नहीं हुआ है, बॉल स्किड करके स्टंप पे गया है। बेहतरीन बॉल था, बेहतरीन। मतलब शुभमन गिल डिसीव हो गए स्पीड से, उसको पता नहीं लगा कि ये बॉल स्किड करके इतना फास्ट कैसे आया है। इसलिए सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के लीजेंड है। शुभमन गिल आउट तो पता लग गया था कि मैच खत्म ही है और कुछ बचा ही नहीं है। एक वॉशिंगटन सुंदर पे डिपेंड करता था मैच। हालांकि आवेश आके शायद 3 चौका मारा था, लेकिन सिकंदर रजा ने आवेश को भी आउट कर दिया। लास्ट 2 ओवर पे 18 रन चाहिए था और मुझे लगा था कि वॉशिंगटन सुंदर अगर 12 बॉल में 11 बॉल भी खेल लेंगे फिर भी इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि वॉशिंगटन को बैटिंग आता है। लेकिन 19th ओवर, बॉलर्स का नाम क्या था, कुछ तो मुजरा बनी करके नाम था, 19th ओवर बेहतरीन डाला है उस बॉलर ने, एक भी लूज बॉल नहीं था। क्योंकि आप तो वॉशिंगटन सुंदर सिंगल भी नहीं ले सकता था, 9 विकेट चला गया था, उसको डबल लेना था, फिर बाउंड्री बना था। एक लूज बॉल भी नहीं आया 19th ओवर में, सिर्फ 2 रन आया था। अब लास्ट ओवर में चाहिए था 16, और मेरा मतलब जब लास्ट ओवर स्टार्ट हुआ तो मुझे लग गया था कि इंडिया हार जाएगा। अगर आप देखो शायद दूसरे बॉल पे एक सिंगल लिया था, डबल लिया था वॉशिंगटन सुंदर ने, तीसरे बॉल पे जो शॉट मारा था ना, बेहतरीन शॉट था। वॉशिंगटन सुंदर उधर 2 रन भागता ही नहीं है, उसको लगा वो चौका चला जाएगा,
बेहतरीन फील्डिंग था, आउटफील्ड में चौका बचाया है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने 2 रन के लिए क्यों नहीं गया? इजी डबल था, खलील दूसरा रन लेके वापस आ गया था, वॉशिंगटन सुंदर भागा ही नहीं। ये होता है इमेच्योरिटी। आराम से 2 रन ले सकता था, उसके बाद तो वॉशिंगटन सुंदर भी आउट, मैच खत्म था। जब वो डबल नहीं लेना तभी मैच खत्म था। 19th ओवर में भी जब रन नहीं आया ना, एक भी मतलब वॉशिंगटन सुंदर रिस्क ही नहीं लिया 19th ओवर में एक्चुअली, लेकिन बॉलिंग भी बहुत अच्छा किया। मुजरा बनी नाम होगा शायद। इंडिया ये मैच 13 रन से हार जाता है। 116 का टारगेट इंडिया से चेज नहीं हुआ। 116 सब स्टार्स से हमारे पास। इस बात पे तो आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हो। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा जो आईपीएल में बड़े बड़े बॉलर्स को पेल रहे थे, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, फिर भी हम हार गए। इस टीम को देख के ना, इसलिए अक्षर पटेल का रोल इतना बड़ा है, इसलिए जाडेजा का रोल इतना बड़ा होता था, क्योंकि हमारे पास बैटिंग ऑलराउंडर एक ही है, वो है वॉशिंगटन सुंदर। थोड़ा सा बैटिंग डेप्थ कम है, और एक चाहिए था प्लेयर जिसको बॉलिंग भी आता है, बैटिंग करना भी आता है। इसलिए मैं कह रहा था कि कृणाल पांड्या का शायद इस स्क्वाड में मौका बनना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, शायद वही फैक्टर होगा कि वो भी रणजी वंजी नहीं खेलता है, लेकिन मेरे हिसाब से कृणाल पांड्या का जगह बनना चाहिए था इस स्क्वाड में। मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है कि इंडिया हार गया, लेकिन हारना नहीं चाहिए था। और सबसे पहला ब्लेम तो शुभमन गिल पे आएगा, क्योंकि टॉस जीत के इन्होंने क्यों फील्डिंग चुना है मुझे को समझ में नहीं आया। और रिंकू सिंह का शॉट सिलेक्शन, रियान परक का शॉट सिलेक्शन बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब था। विकेट थ्रो किया दोनों ने, रियान परक और रिंकू। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट मुझे रिंकू ने किया है, और ऋतुराज गायकवाड़ भी। आप उतना ऋतुराज का आइडियल सिचुएशन था कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलो, जितना टाइम चाहता। कि ऋतुराज शुरू में टाइम लेता है, अगर आप सीएसके के लिए देखो, वो शुरू में टाइम लेता है, उसकी वजह से पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बनता है। तो आप टाइम ले सकते थे। 116 का टारगेट था, अगर ऋतुराज 50 बॉल खेल के 40 भी बना लेता ना, फिर भी अच्छा होता, लेकिन हुआ ही नहीं। वो ना बैकफुट पे गया ना फ्रंट फुट पे गया, अटक गया बीच में ही। बहुत गंदा आउट है ऋतुराज, हालांकि बॉल बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत डिसअपॉइंट किया। और ऐसे परफॉर्मेंस करके ना, फिर आप मतलब उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको हर एक सीरीज में बैक करेंगे। जब मेन प्लेयर्स आएंगे, आप रहेंगे नहीं स्क्वाड पे। जब मेन प्लेयर्स आएंगे ना, आप स्क्वाड में रहोगे नहीं। ऐसे ही करके उम्र निकल जाएगा, जैसे दिनेश कार्तिक का पूरा उम्र निकल गया, पूरा करियर निकल गया है, जैसे संजू का 9 साल निकल गया है। टाइम ऐसे निकल जाएगा, पता नहीं लग जाएगा, कोई और स्टार पैदा हो जाएगा उसके बाद। जो एक दो मैच मिल रहा है ना, आप उसको कन्वर्ट करो, बड़े रन बनाओ, मैच विनिंग पारी खेलो। आपको इंपैक्ट डालना पड़ेगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट, क्योंकि ऋतुराज का ऐसे भी जगह नहीं बनेगा। तो आपको अगर छीनना है ना जगह शुभमन गिल, जायसवाल से, जायसवाल का देखो ना, जायसवाल ने वर्ल्ड कप में शुभमन गिल का जगह छीना है वो। क्योंकि अगर आप 1-1.5 साल पहले जाओ टी20 में, सबको लगा कि शुभमन गिल ही ओपनिंग करेगा। उसने टी20 में शायद सेंचुरी मारा एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद एक सेंचुरी मारा टी20 में भी इंडिया के लिए शुभमन गिल। सबको लगता था गिल ही जाएगा, गिल ही जाएगा। लेकिन वो जो आईपीएल गया जायसवाल का, फिर जो आया इंडियन टीम में, फिर जो जितने भी चांसेस मिले, उसने बहुत अच्छे रन बनाए हैं। उसने छीना है अपने शुभमन गिल से अपना जगह, अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ ग्रैब किया है। ऐसा करना पड़ेगा कुछ, तभी जबकि आपको इंडियन टीम में मौका मिलेगा। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। बॉलिंग तो सही है, बॉलिंग का आप कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि 70 पे ऑल आउट कर दो जिम्बाब्वे को। खेलने तो वो लोग भी आए हैं, बॉलिंग अच्छा किया है, फील्डिंग थोड़ा सा खराब है, फील्डिंग तो लूज है एक्चुअली। 3 फील्डर्स तो इतने खराब है, आपको पता ही होगा, आईपीएल में भी इनसे सही से कैच पकड़ा नहीं जाता। एक आवेश खान, फिर खलील अहमद, और मुकेश भी ज्यादा अच्छा फील्डिंग करता नहीं। फील्डिंग इंप्रूव करना पड़ेगा, बैटिंग इंप्रूव करना पड़ेगा। आज भी मैच देखते क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।